रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑफलाइन क्लासेस की कोई अपडेट नहीं है अभी। हाँ, दोनों टॉपिक पूरे। रे ऑप्टिक्स फुल चैप्टर आएगा क्या सर? हाँ, फुल ही आएगा, सिलेबस फुल ही है। रे ऑप्टिक्स फुल आएगा, वेव ऑप्टिक्स जहां तक हो जाएगा ये भी हो जाएगा वहां। ये डेली कौन पूछता है ऑफलाइन का अपडेट? है एक इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, एक ही डाउट आता है उसको रोज ऑफलाइन। आपके पेपर का पैटर्न चेंज अभी तक तो डिसाइड नहीं है, ऐसा अगर होगा तो वो बता दिया जाएगा। सिलेबस कब खत्म होगा? डेट दी हुई होगी ना आपको सिलेबस खत्म होने की, उस पर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आपको एक डेट दी होगी। होमवर्क जो है वो अपलोड नहीं होगा, होमवर्क मैं आपको बता दूंगा खुद से, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। वाईडीएससी स्टार्टिंग से बताइएगा सर। वाईडीएससी स्टार्टिंग से ही, भाई इसी को स्टार्टिंग कहते हैं जो अपने को नजर आ रहा है। हाँ बच्चों, ये बोर्ड नजर आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक, ओके। तो बच्चों कल अपन बात कर रहे थे, अब चैट बॉक्स को छोड़ दो, चैट बॉक्स पे दिमाग मत लगाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अपना। कुछ पॉइंट्स अगर होंगे लिखवाने लायक तो मैं बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होते हैं, दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए होते हैं बच्चों। और दो कोहेरेंट सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लिट के सामने दो स्लिट लगाते हैं। मतलब यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, मतलब जिसका लैम्डा, एक ही लैम्डा वाली लाइट लेते हैं। माना रेड कलर की लाइट हमने ली है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या करती है, वो लाइट पहले इस वाली स्लिट से निकलती है S0 से, और फिर S0 से निकल के किससे निकलती है, S1 और S2 से। और कहां पर जाके मिलती है, स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे मान लो सामने ये स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा बच्चों, दोनों जो स्लिट्स हैं हमारी S1 S2, इनके बीच का सेपरेशन हमने कितना लिया है, स्मॉल d। और ये स्मॉल d जो होता है, कल भी शायद हमने बात की, ये स्मॉल d जो होता है बच्चों, ये mm के ऑर्डर में होता है, मिलीमीटर में। इसका मतलब दोनों स्लिट्स बहुत ज्यादा पास पास रखनी होती है। ऐसा क्यों करना होता है वो भी देखते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कहा जाए, अगर ये दोनों स्लिट्स हम बहुत पास पास रखें, है ना बच्चों, ये ऐसे है बिल्कुल, ये ऐसे है, जैसे ये एक स्लिट है, ये पहली स्लिट है, पहली ओपनिंग है एक तरह से, तो इसके ही जस्ट थोड़ा सा नीचे दूसरी स्लिट आ जाती है, 1 mm 2 mm नीचे ही दूसरी स्लिट आ जाती है। मतलब जितना बड़ा गैप इस डायग्राम में नजर आ रहा है, उतना बड़ा गैप लैब में नहीं होता है, प्रैक्टिकली इतना बड़ा गैप नहीं होता है, ये mm के ऑर्डर में होता है, स्मॉल d। अच्छा, कैपिटल D क्या चीज है, कैपिटल D है स्लिट्स S1 S2 और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। अच्छा बच्चों, ये जो कैपिटल D होता है ये लिखा जाता है मीटर में। इन जनरल इसको किसमें रखते हैं, मीटर में रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें कैपिटल D और स्मॉल d के बीच में, तो बच्चों ये रिलेशन आएगा, कैपिटल D बहुत बहुत बड़ा रखना होता है कंपेयर टू स्मॉल d। d होता है मिलीमीटर के ऑर्डर में और कैपिटल D होता है मीटर के ऑर्डर में, 1 मीटर 1.5 मीटर इस तरह से, ठीक है। अब स्क्रीन पे अगर हम देखें तो क्या ऐसा कहा जाए, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होंगी, S1 S2 से आने वाली वेव्स मिलेगी, है ना। और स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पर अगर ये वेव्स मिलेगी, तो जैसे S1 और S2 से जो वेव निकलेगी और जो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगी, यहाँ बिल्कुल बीच में मिलेगी बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाए, यहाँ से एक वेव आएगी, यहाँ से एक वेव आएगी। तो सोचो इन दोनों वेव्स के बीच में इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, आंसर है 0। और पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CI बनेगा। अभी पाथ डिफरेंस 0 कैसे हो गया, पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ बच्चों अगर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी मैक्सिमा अगर बनेगा, तो यहाँ पर आपको जो भी कलर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो हमने रेड कलर की लाइट यूज की एक्सपेरिमेंट में, तो बच्चों यहाँ पर आपको रेड कलर का शार्प लाइन नजर आएगा। लाइन, पॉइंट नहीं, लाइन क्यों नजर आएगा, क्योंकि आपके सोर्स भी तो लीनियर है,
S1 S2 कैसे है, लीनियर सोर्स है, ये S1 S2 ऐसे लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स से लाइट जब चलेगी ऐसे तो पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी यहाँ पर, कहाँ, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ही बच्चों पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, लाइन सी बन जाएगी, ठीक है। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बच्चों, वहां पर हमें हाईएस्ट इंटेंसिटी का रेड कलर नजर आएगा। रेड कलर क्यों नजर आएगा, क्योंकि आपने लाइट भी तो रेड कलर की, ठीक है। अब क्या ऐसा कहा जाए, यहाँ पर अगर CI बन रहा है तो हमें मालूम है कि ये तो स्क्रीन के हर पॉइंट पर मिलने वाली है लाइट, तो जगह जगह। तो मान लेते हैं यहाँ से जो लाइट रे इस पॉइंट पर मिलती है, यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, माना λ/2 आ जाता है। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर ही रखा है पहले वाली क्लासेस में भी कि अगर किसी जगह डेल एक्स बराबर 0 आ रहा है, जैसे यहाँ मिड पॉइंट पर आ रहा है डेल एक्स बराबर 0, तो यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो डेल एक्स की वैल्यू बढ़ेगी लगातार। तो मान लेते हैं थोड़ा ऊपर जाके यहाँ डेल एक्स बराबर क्या आ गया है, λ/2 आ गया। तो λ/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मान लें कि I1 = I2 = I0 है, तो I मैक्सिमा तो कितना होता है 4I0, और I मिनिमा कितना होता है इस केस में 0। ये अपने पढ़ रखा है, इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाती है I1 = I2 एंड मैक्सिमाइज हो जाती है तो 4I0 हो जाती है, I1 = I2 I0, ठीक। इसका मतलब ये है, सोचो जिस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उस जगह पे तो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइन नजर आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट वहां पे नजर आएगा। मगर इसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे ऐसा एक पॉइंट भी होगा जहां पर क्या नजर आएगा, हमें DI नजर आएगा, DI होने वाला है यहाँ पे। और DI अगर होगा बच्चों तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी 0। इफ I1 = I2, नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। इस 0 वाली जगह को बोलते हैं बच्चों डार्क फ्रिंज। क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज बन रही है ऐसा बोलते हैं। और जहां पे CI हो रहा होता है वहां पर जो फ्रिंज बन रही होती है उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है CI और डार्क फ्रिंज का मतलब है DI। अच्छा बच्चों, डार्क का क्या मतलब है, ये डार्क का क्या मतलब, फ्रिंज का मतलब तो समझ रहे हैं हम, लाइन से दिखेगी वहां पर आपको। हाँ बच्चों बताओ, ये जो हमारे पास डार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, इस डार्क का क्या मतलब है, क्या वहां हमें काला नजर आएगा, काला कलर नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा? नहीं 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 नहीं, वहां ब्लैक नजर नहीं आएगा। जिस कलर को आप एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हो बच्चों, उसकी इंटेंसिटी 0 हो रही है वहां। इफ I1 = I2 तो उसकी इंटेंसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको स्क्रीन पे यहाँ क्या नजर आएगा, रेड कलर नजर आएगा, शार्प रेड कलर। यहाँ क्या नजर आएगा, आंसर है रेड कलर नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेड कलर में ही तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी अगर अपन मान लें कि स्क्रीन जो है वो हमारी इसकी व्हाइट कलर की है, माना स्क्रीन का भी तो कोई कलर होगा ना, स्क्रीन का भी कोई कलर होगा, व्हाइट कलर की स्क्रीन हमने लगाई है माना, तो व्हाइट कलर की बच्चों अगर आप स्क्रीन लगाओगे और रेड कलर का यूज आपने किया है, लाइट कलर, रेड कलर की लाइट का यूज किया है, तो जहां पर क्या आ रहा होगा CI, जहां पे क्या आ रहा होगा बच्चों CI, जहां CI आ रहा होगा वहां पर आपको एकदम शार्प रेड कलर नजर आएगा, बिल्कुल जबरदस्त रेड कलर। और जहां पे DI आ रहा होगा, डार्क फ्रिंज बन रही होगी, वहां पर रेड कलर हमें नजर नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, अगर I1 = I2 नहीं हो तो if I1 is not equal to I2 then I minimum is not 0। और I minimum अगर बच्चों 0 नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ CI पर तो हमें डार्क नजर आएगा ही, जबरदस्त रेड कलर नजर आएगा ही, मगर यहाँ जहां डार्क फ्रिंज बन रही है वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत रेड कलर नजर आएगा, बिल्कुल हल्का सा। उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, मिनिमम। अरे बात समझ रहे हो, तो डार्क का मतलब ये नहीं होता कि हमें ब्लैक लाइट नजर आएगी या ब्लैक फ्रिंज नजर आएगी। डार्क का मतलब होता है कि जो लाइट आप यूज कर रहे हो इन एक्सपेरिमेंट उसका इंटेंसिटी वहां मिनिमम होगी। रेड कलर यूज कर रहे हो तो बच्चों जहां CI होगा वहां पे जबरदस्त रेड नजर आएगा, और जहां DI होगा वहां सबसे कम इंटेंसिटी का रेड नजर आएगा। अगर I1 = I2 हुआ तो जिस जगह डार्क होगा बच्चों उस जगह रेड कलर नजर आएगा ही नहीं। अच्छा सोच के बताओ, मान लेते हैं हमने रेड कलर यूज किया, रेड कलर का लाइट हमने यूज किया, बताओ बच्चों बिल्कुल सामने यहाँ पे जहां ये व्हाइट सा नजर आ रहा है इस बोर्ड पे, यहाँ क्या है, ब्राइट है। यहाँ आते आते क्या हो गया, डार्क फ्रिंज आ रही है। अब ब्राइट और डार्क फ्रिंज का मतलब अपन समझ गए, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे डार्क, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं I1 = I2 = I0। ये मतलब अपन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो भी करनी है अपने को। तो बताएं, जिस जगह ब्राइट फ्रिंज है वहां पर कितनी इंटेंसिटी है, 4I0। जिस जगह डार्क फ्रिंज है वहां कितनी इंटेंसिटी है, 0। सोच के बताओ, यहाँ कैसा कलर नजर आएगा, शानदार रेड, एकदम जबरदस्त लाल नजर आएगा आपको। यहाँ पर रेड नजर ही नहीं आएगा, यहाँ पे रेड नजर नहीं आएगा। समझने के लिए मैंने बना, सोच के बताएं, DI पर इंटेंसिटी 0 है, CI पर इंटेंसिटी हाईएस्ट है, 4I0 है, बताएं
जब हम ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज की तरफ जाएंगे तब हमें क्या नजर आएगा? रेड कलर नजर आएगा या नहीं आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। आएगा, आएगा, कम होता जाएगा, कम नजर आएगा, ठीक है। रेड कलर विल अपीयर, कम होते हुए, सही बात, फेडेड रेड कलर, ठीक है, चलेगा। डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, आप पकड़ लिया आपने। पिछली क्लासेस में हमने इसीलिए इतना डिस्कशन किया था ताकि ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हमने पढ़ रखा है बच्चों कि 4i0 अगर कहीं है, 4i0 कहीं है और कहीं जीरो अगर इंटेंसिटी है तो 4i0 से डायरेक्ट जीरो नहीं आ जाएगी। बीच में क्या होगा? 3i0, फिर क्या होगा? 2i0, फिर क्या होगा? i0, तब जाके जीरो आएगा। इसका मतलब अगर हम रेड कलर यूज कर रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट, तो जिस जगह आपकी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वहां पर तो क्या होगा? शार्प रेड होगा, ठीक है। उसके बाद ये रेडनेस थोड़ी सी कम, फिर और कम, फिर और कम होगी और यहां आते आते बिल्कुल गायब, रेड कलर गायब हो जाएगा। यानी अगर हम स्क्रीन को देखें बच्चों तो स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसे कि इस डायग्राम में यहां बनी हुई, यहां पर बनी हुई, ठीक है। कैसे? बीच में देखो सबसे ज्यादा लाइट नजर आ रही है, बीच में व्हाइट कलर है, यहाँ पर व्हाइट नहीं होता, वैसे कौन सा कलर होता है जो आप यूज करोगे, मगर समझने के लिए अच्छा डायग्राम है। यहां जहां ब्लैक नजर आ रही है हम उसको क्या बोलेंगे भाई? ये डार्क फ्रिंज है ना। उसके बाद फिर से क्या होगा? ब्राइट बनेगा, बीच में व्हाइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा। यानी इंटेंसिटी लगातार क्या करती है बच्चों? वेरी करती रहती है। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, जहां बिल्कुल डार्क हो जाता है, डार्क का मतलब है इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है यूज्ड कलर की, उसको बोलते हैं हम डार्क फ्रिंज, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम इस सिस्टम को, अगर हम इस डायग्राम को इधर साइड से देखें तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों? इसको अगर हम साइड से देखेंगे ऐसे तो हमें ये एजेस नजर आएंगी, ये एजेस नजर आएंगी, ये वाली स्क्रीन की भी एज ही नजर आएगी केवल हमें। और उस केस में ये जो डायग्राम है आपका वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसको अपन अगले पेज पे बनाते हैं और अब कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपको सारी प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी, मगर समझने के लिए जो है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है? दो स्लिट्स। ये दोनों स्लिट्स बहुत ज्यादा पास पास हैं, मगर समझने के लिए हम बहुत दूर बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन हो गई। अच्छा, ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसके पीछे जो है वो सोर्स स्लिट भी होगी, उस एक स्लिट से ही तो यहाँ दो स्लिट बनाई थी हमने। तो ये तो आपकी ओरिजिनल एस हो गई, ये हो गई S1, ये हो गई S2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सोचो अगर ये S1 है और S2 है तो अगर हम स्क्रीन पे बिल्कुल बीच में एक पॉइंट ले हो, बताएं कि इस 4 पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? S1 S2 से आने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? क्या ऐसा कहा जाए एक वेव तो यहाँ से आएगी और एक वेव यहाँ से आएगी, और आप खुद भी देख सकते हो कि इक्वल पाथ ट्रेवल करके आएगी, और इक्वल पाथ अगर ट्रेवल करके आएगी तो उस जगह पर जो पाथ डिफरेंस होगा डेल एक्स, वो डेल एक्स कितना होगा बच्चों? 0। और डेल एक्स अगर 0 होगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है। तो बच्चों बिल्कुल मिड पॉइंट पे जो ब्राइट फ्रिंज बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मिड पॉइंट पर बिल्कुल सामने स्क्रीन पे मिड पॉइंट पे क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में सीधा CBF लिखा होगा, CBF का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक। अच्छा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और हमने पढ़ रखा है कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ, पाथ डिफरेंस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि 0 तो यहाँ पर ही। तो पाथ डिफरेंस बच्चों अगर बढ़ेगा तो क्या ऐसा कहा जाए जैसे ही यहाँ से आप ऊपर चलोगे, तो टेबल याद करो हमने बनाई थी, 0 λ/2, फिर लैम्डा, फिर 3 λ/2, फिर 2 लैम्डा, वो वाली टेबल याद करो। तो जैसे ऊपर जाओगे यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? डेल एक्स इक्वल्स टू λ/2, फिर क्या आएगा? डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, फिर ऊपर जाओगे तो डेल एक्स इक्वल्स टू 3 λ/2, फिर ऊपर जाओगे तो 2 लैम्डा। इसी तरह से नीचे चलते हैं, तो नीचे की तरफ चलेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर डेल एक्स बराबर क्या आएगा? λ/2। अरे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, 0 से चलोगे तो बढ़नी है चीज, क्योंकि 0 तो पहले ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, फिर यहाँ क्या आएगा? डेल एक्स इक्वल्स टू 3 λ/2, इस तरह से 2 लैम्डा, इस तरह से चलता रहेगा। अब बच्चों इन सभी को अपन जो है नाम देने वाले, इनके पर्टिकुलर क्या है? नेम्स है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ है, सेकंड कहाँ है। तो यहाँ जो इनके नाम है वो अपने को ध्यान रखें। देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से चलना शुरू करो, ऊपर की तरफ चलते हैं। बताओ पहला मिनिमा कहाँ बनेगा? पहला DI कहाँ होगा? λ/2 पे। तो इस फर्स्ट DI को क्या बोला जाता है बच्चों? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जस्ट ऊपर के DI को क्या बोला जाता है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसी तरह से
नीचे जो λ/2 है बच्चों, इसको भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसका मतलब स्क्रीन पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितनी होती है? 2। एक सीबीएफ के ऊपर होती है और एक सीबीएफ के नीचे होती है। ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो बीच वाली लाइन है ना बच्चों, ये वाली बीच वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या ऐसा कहा जाए हमारी जो स्क्रीन है वो इस बीच वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब इस लाइन के ऊपर जैसी स्क्रीन है, इस लाइन के नीचे भी तो वैसी स्क्रीन है। इसका मतलब जैसा ऊपर आने वाला है वैसा का वैसा स्ट्रक्चर नीचे भी आने वाला है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक, अगला ये है जो डेल एक्स बराबर लैम्डा, λ/2 के बाद लैम्डा आएगा। डेल एक्स बराबर लैम्डा किसकी कंडीशन होती है? सीबीएफ, ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की? ब्राइट फ्रिंज की। तो क्या ऐसा कहा जाए यहाँ पर जो ब्राइट बनेगी बच्चों, इसको तो बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर की तरफ जो पहली ब्राइट फ्रिंज आती है उसको बोला जाता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से नीचे भी लैम्डा को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अब इसके ऊपर चलो, तब तो खुद को भी समझ में आ गया कि कैसे नाम देना है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3λ/2। नीचे की तरफ चलेंगे तब भी क्या आएगा? 3λ/2। अभी 3λ/2 का नाम बताओ, क्या नाम होना चाहिए इसका? हाँ, खुद भी सोच सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। अरे ब्राइट फ्रिंज कौन लिख रहा है भाई? 3λ/2 पे ब्राइट तो बनेगी नहीं ना। हाँ, डार्क फ्रिंज, करेक्ट। कौन सी बनेगी बच्चों? फर्स्ट डार्क तो ले चुके ना, फर्स्ट डार्क तो ले चुके, तो फर्स्ट डार्क के अगली कौन सी होगी? सेकंड, फिर कौन सी होगी? थर्ड, फिर कौन सी होगी? फोर्थ। बस नाम लिखते जाओ। तो ये है बच्चों हमारी सेकंड डार्क फ्रिंज। आई होप समझ में लग गया होगा। अच्छा, नीचे जाओगे तो क्या आएगा? बढ़ता जाएगा, डेल एक्स बढ़ाते जाओगे, डेल एक्स बढ़ाते जाओगे तो λ/2, फिर लैम्डा, फिर 3λ/2, फिर यहाँ क्या आएगा? डेल एक्स इक्वल्स टू 2λ आएगा। 2λ किसकी कंडीशन होती है? ब्राइट की या डार्क की? आंसर है ब्राइट की होती है। कौन सी ब्राइट? तो गिन लो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से गिननी होती है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से चलेंगे बच्चों, तो ये तो फर्स्ट ब्राइट हो गई, उसके बाद ये सेकंड ब्राइट हो गई। ये इनके क्या है? नाम है। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। तो ये बहुत ही इजीली समझा जा सकता है कि किसको क्या बोला जाता है, नाम रख दिए इसने। अच्छा, ये सारे के सारे मेजरमेंट कहां से लेने होते हैं? सेंट्रल ब्राइट से, ओ पॉइंट से लेने होते हैं, मिड पॉइंट से। ठीक, अब देखो आगे एक चीज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। ये तो बच्चों हमारे समझ में आ गया कि जब हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो लगातार हमें फ्रिंजेस मिलती जाएंगी, डार्क ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा नीचे की तरफ भी होगा, सीबीएफ के नीचे की तरफ भी होगा। अब हमारा अगला टारगेट ये है, ये तो हमने कॉन्सेप्चुअली देख लिया कि स्क्रीन पे हमें क्या नजर आएगा। जैसे मान लो कि सामने वाली जो वॉल है अगर वो एक स्क्रीन है तो आपको उस पर क्या नजर आएगा? ब्राइट। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से लाइनें नजर आएगी, ऐसा मान लो आपने। अच्छा, उनके बीच में भी लाइट नजर आएगी मगर वो इंटरमीडिएट इंटेंसिटी की लाइट होगी, अभी समझा था हमने, है ना। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखो देखो बच्चों, ये तो अपने को पता चल गया कि फर्स्ट ब्राइट किसको कहते हैं, सेकंड ब्राइट किसको कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वो हमसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई बताएं, जो आपकी फर्स्ट ब्राइट है, जो आपकी फर्स्ट ब्राइट है, जो आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, या फर्स्ट डार्क है, या सेकंड डार्क है, या थर्ड डार्क है, जो भी कुछ है, कोई ना कोई एक है, उसकी बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से हाइट क्या है? पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वाई निकालना चाहते हैं। वाई क्या चीज है भाई? आपने क्या तो दिया, स्क्रीन पे बहुत सारी फ्रिंजेस बनती है, तो वो आपसे उठा के पूछेगा बताओ सेकंड नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज बनती है वो कहां बनती है, लोकेशन क्या है उसका, उसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन हमेशा कहां से मेजर करना है? पहली चीज तो सीबीएफ से। लोकेशन समझ रहे हो ना, स्क्रीन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पता करना है हमें किसी भी गिवन फ्रिंज का। सेकंड ऑर्डर की फ्रिंज हो सकती है, मतलब सेकंड ब्राइट हो सकती है, थर्ड ब्राइट हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब वाई कि भाई ये जो वाई है, व्हाट इज वाई? पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो ये वाई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अब मैथ्स सॉल्व करने वाले हैं, और उस मैथ्स में हम अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं, और अप्रोक्सीमेशन है ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डी। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी, और स्मॉल डी बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू कैपिटल डी। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या निकालने वाले हैं? हम वाई। व्हाट इज वाई? अभी क्या होता है वाई बताओ? वाई क्या होता है बताओ? वाई क्या होता है? वाई है पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज, कोई सी भी फ्रिंज हो सकती है, तो क्वेश्चन में देखा कौन सी फ्रिंज की पोजीशन निकालना चाहता है। Position of a particular fringe from the CBF on the screen, or we can say height of any fringe from the CBF, ऐसे ही बोल सकते हो। अब यहाँ कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसको? for y। तो बच्चों यहाँ हम जर्नल कैलकुलेशन कर रहे हैं। जर्नल का मतलब ये है कि हम फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो जर्नल कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो जनरल कैलकुलेशन अगर आपके पास आ गई y की, तो आप उस y में कंडीशन डालोगे ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट का y बता देगा, और डार्क की कंडीशन डालोगे तो डार्क का y यानी डार्क की पोजीशन वो बता देगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा सेटअप है, ये S1, ये S2, ये सेंट्रल लाइन हो गई, ये स्क्रीन हो गई बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर एक जर्नल पॉइंट लिया, स्क्रीन के ऊपर क्या लिया, एक जर्नल पॉइंट लिया, एक जर्नल पॉइंट लिया P पॉइंट। ये जर्नल पॉइंट सेकंड ब्राइट भी हो सकता है, फर्स्ट ब्राइट भी हो सकता है, फर्स्ट डार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो कोई जर्नल पॉइंट ले लिया। तो हमने स्क्रीन पे मान लेते हैं बच्चों, इस जगह एक जर्नल पॉइंट लिया P, ठीक। अब इस P पर हम क्या निकालना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या निकालना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो हमें मालूम है ना पहले से ही कि भाई फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेकंड के लिए कितना होना चाहिए। तो हम जर्नल पाथ डिफरेंस निकालेंगे P पे, और फिर हम कैलकुलेट करने वाले हैं उस पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग y, यही तो चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर y अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों, तो उसके लिए हमने स्क्रीन पे क्या लिया, एक जर्नल पॉइंट लिया। अब दिमाग लगाओ, इस P पॉइंट पर जो दो वेव जाएंगी, उनमें से एक तो कहां से जाएगी, S1 से, और एक कहां से जाएगी, S2 से। तो ये तो S2 से वेव गई भाई यहाँ तक, और एक ये S1 से वेव गई यहाँ तक, ये इस तरह से ये वेव यहाँ तक गई, ठीक। तो बताओ भाई पाथ डिफरेंस कितना हुआ, व्हाट इज पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, जो दो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, उनका डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो डेल एक्स आएगा, एट पॉइंट P की बात हो रही है, तो डेल एक्स आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा, बड़े वाले पाथ में से छोटे वाले पाथ को सब्ट्रैक्ट कर, S2P माइनस S1P। अब ये जो S2P माइनस S1P है बच्चों, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इसको आपको सीधा ध्यान रखना है। देखो ये जैसे दो लाइनें जा रही है ना, तो ये जो P पॉइंट है ना बच्चों, ये P पॉइंट कोई O से बहुत ऊपर नहीं है। जो फ्रिंज अपनी बनती है ना, ये जो फ्रिंज बनती है, जैसे ये CBF है, ये पहली डार्क, तो यार अपन ने समझने के लिए इतना दूर बना रखा है इसको, ये mm के ऑर्डर में होती है बच्चों, ये प्रूव कर देंगे। ये जो फ्रिंज होती हैं, ये CBF से बहुत ऊपर नहीं होती है, ये CBF से जस्ट 1 mm ऊपर होगी या 2 mm ऊपर होगी, इस तरह से mm से ऊपर होगी। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, ये हमें दिखाने के लिए तो बहुत ऊपर दिखा रखा है, बट ये P पॉइंट टेक्निकली कहाँ होता है, O के बिल्कुल पास यहाँ होता है। अरे समझ रहे हो, ये D कैपिटल D बहुत बड़ा लिया हुआ हमने, स्मॉल d से एक तो, और दूसरी चीज क्या है कि जो फ्रिंजेस के बीच का गैप होता है ना, जैसे CBF के और फर्स्ट डार्क के बीच का जो ये गैप है बच्चों, ये mm के ऑर्डर का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ये उससे भी कम होता है। अभी प्रूव कर देंगे क्यों कम होता है। तो यहाँ पर जो है, ये जो डायग्राम है, ये समझने के लिए बनाया अपने समझने के लिए बनाया बच्चों, इस तरह से ये होता बिल्कुल क्या है, एकदम पास होता है। ये P पॉइंट इतना ऊपर ना होके ये O के बिल्कुल पास होगा। अब O के अगर ये बिल्कुल पास होगा, तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन हम लेने वाले हैं, इसको आपको सीधे ध्यान रखना है। अगर हम S1 और S2 के मिड पॉइंट से P पॉइंट को मिला दें, और यहाँ मान लें कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जो एंगल आ रहा है इस लाइन का, माना हुआ एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो आप ये ध्यान रखो कि ये वाला थीटा और यहाँ पर इस लाइन का इस हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला जो थीटा है, ये लगभग सेम होता है। और ये लगभग सेम इसलिए होता है क्योंकि जो दो लाइनें आपको नजर आ रही है रेड कलर की, वो ऐसे बहुत ऊपर नहीं जा रही है, वो लगभग वो पॉइंट के पास ही। इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये अप्रॉक्स पैरेलल है। अप्रॉक्स कैसी है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें बच्चों, ये यहाँ नहीं मिल रही ऊपर P पॉइंट पर, यहाँ मिल रही है। P पॉइंट टेक्निकली यहाँ नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन अपने को ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल लाइन से थीटा बन रहा है, वही थीटा बच्चों कहाँ से बनता है, S2 से भी बनता है, और वही थीटा कहाँ से बनता है, S1 से भी बनता है, ठीक है। ऐसा अपन ने मान लिया, आपको भी मान लेते। ऐसा क्यों होता है, वैसे तो मैंने समझा दिया है कि P पॉइंट बहुत पास होता है, इसलिए होता है। फिर भी अगर ये ध्यान नहीं रहे तो अपने को सीधा इसको ध्यान रख लेना, सीधा ही ध्यान रखना। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो हाँ भाई बताएं, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें तो S2P में से S1P को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हमने S1P से क्या किया, S2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो दिमाग लगाओ, ये एंगल है थीटा, ये है 90, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब ये है 90, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। यानी अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये एंगल है थीटा। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को, ये तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाली साइड कितनी है, डी है, जो कि हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का। ढंग से देखो 90 डिग्री के सामने वाला लाइन है, तो ये है बच्चों अगर डी आपके पास, तो क्या ऐसा कहा जाए थीटा है। तो डी का अगर हम ऐसे कंपोनेंट लेंगे, मतलब ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये वाला,
तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या आएगा बच्चों, d cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, d sin थीटा। और क्या ऐसा कहा जाए कि अगर आप S2P में से S1P को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो तो इसके बराबर है। इसका मतलब नीचे वाला जो लेंथ है वो ऊपर वाले लेंथ से केवल, नीचे वाला जो लेंथ है बच्चों वो ऊपर वाले लेंथ से केवल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और यही क्या है, d sin थीटा। इसका मतलब यही क्या हो गया, बात समझ रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक का गैप और यहां से लेकर यहां तक का गैप तो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है बच्चों d sin थीटा के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट P है, व्हिच इज S2P minus S1P, वो सॉल्व करके d sin थीटा के बराबर आता है विद सम अप्रोक्सीमेशन। अब अपने को क्या निकालना है, हम तो भाई P पॉइंट का y ढूंढने के लिए बैठे हैं। तो हमने सबसे पहले P पॉइंट का क्या निकाला, पाथ डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ बिकॉज ये P पॉइंट O के बहुत नजदीक होता है, अभी प्रूव कर लेंगे आप, चिंता मत करो। तो P पॉइंट अगर बहुत नजदीक होगा O के, तो क्या ऐसा कहा जाए ये दोनों जो लाइनें हैं ये इतनी ऊपर नहीं होंगी, ये सेंट्रल लाइन से इतनी ऊपर नहीं होंगी, ये नजदीक ही होंगी। इसका मतलब ये जो थीटा दिख रहा है हमें, ये थीटा बच्चों क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो क्या ऐसा कहा जाए, इस केस में हम साइन थीटा को अप्रॉक्स tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा लिख सकते हैं तो जो पाथ डिफरेंस है एट P पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, उसको लिखा जा सकता है d tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल को देखो, बीच वाले ट्रायंगल को देखो जिसमें y इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें तो y चाहिए मिला। तो ये जो ट्रायंगल है, बीच वाला ट्रायंगल, ग्रीन वाला ट्रायंगल जो है उसमें ये इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, इस वाले को, क्या ऐसा कहा जाए इस ट्रायंगल का tan थीटा सोचो, इस ट्रायंगल का tan थीटा क्या होगा, आंसर है y डिवाइडेड बाय बेस, और बेस तो जो है वो कैपिटल D के बराबर है, बिकॉज सेपरेशन तो हमने कैपिटल D दिया हुआ है। यानी यहाँ पर हम tan थीटा को क्या लिख पाएंगे, ये पूरा डेरिवेशन है, ये आपके बोर्ड में भी हो सकता है पूछते हुए। तो यहाँ अपन जो है वो tan थीटा को क्या लिख पाएंगे बच्चों, इसको लिख पाएंगे हम del x इज इक्वल्स टू d y बाय कैपिटल D। आई होप समझ में लग गया होगा y बाय d का आंसर। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y। ये y निकालो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, del x d बाय d। बच्चों इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, व्हाट इज y, y इज पोजीशन ऑफ जर्नल पॉइंट P, journal point P from the O or CBF, or we can say central point on the screen। तो y तो क्या है बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की ऑन द स्क्रीन CBF से डिस्टेंस है, वी कैन से हाइट है या डेप्थ है। अच्छा ध्यान रखना, ये हाइट क्या साथ साथ डेप्थ में नीचे भी होगा ऐसा पॉइंट। अच्छा यहाँ del x क्या चीज है, del x है पाथ डिफरेंस। किसका पाथ डिफरेंस, किसी भी पॉइंट का। जैसे कोई कहे हमसे कि भाई बताएं del x क्या है बच्चों, किसी भी फ्रिंज का पाथ डिफरेंस है। जैसे कोई हमसे ये कहे बताओ जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज इस डायग्राम में नजर आ रही है, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, सब। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए y बताओ क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का y बताओ क्या है, मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ है ये बताओ, CBF से उसका क्या हाइट है ये बताओ। तो क्या ऐसा कहा जाए, टाइम पास क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट डार्क का y बताएं, क्या किया जाए, अरे फर्स्ट डार्क का y निकालना है आपको, क्या करोगे फर्स्ट डार्क का y निकालने के लिए। फर्स्ट डार्क का y अगर हमसे पूछा गया है तो यहाँ बच्चों del x रख देना है उसका बस। तो फर्स्ट डार्क का ना फॉर्मूला पुट करना है, फर्स्ट डार्क का हम क्या रखेंगे यहाँ पर, पाथ डिफरेंस रख देंगे। अब फर्स्ट डार्क का पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2, तो यहाँ λ/2 रखो और मजे करो। फर्स्ट डार्क का y आ गया, पोजीशन आ गई। बताओ सेकंड ब्राइट फ्रिंज का, सेकंड समझ गया मैं, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का y बताओ, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का y बताएं। आपने कहा था ना सेकंड ब्राइट फ्रिंज भी बनेगी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं, तो कहां बनेगी बताओ, CBF से कितना ऊपर बनेगी बताओ। तो क्या ऐसा कहा जाए सेकंड ब्राइट की बात कर रहा है, तो सेकंड ब्राइट का पाथ डिफरेंस देख लो आप इस डायग्राम में कितना है, उस पाथ डिफरेंस को उठाओ, इस फॉर्मूले में चिपका दो, del x की जगह आ गया। यानी यहाँ आप अलग अलग पॉइंट के बच्चों पाथ डिफरेंस रखते जाओगे तो उनका 2 लैम्डा आएगा, उनका y आता जाएगा, उनका y आपके पास आता जाएगा। अब ये जो y अपना आ रहा है ना बच्चों, फर्स्ट ब्राइट के लिए, सेकंड ब्राइट के लिए, थर्ड ब्राइट के लिए, फोर्थ ब्राइट के लिए, या फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, इनके लिए, इसको हम जर्नलाइज करने जा रहे हैं।
डी साइन थीटा कहां से आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आया था, प्रूव किया था हमने डी साइन थीटा कहां से आया, साइन मंडल। आप ऐसा करो डी साइन थीटा सीधा आ गया ऐसा मान, ठीक है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके आता है वो। प्रिंटेड सॉल्यूशन में भी इसका आंसर दिया हुआ है, डी साइन थीटा कहां से आया उसमें भी देख सकते हो। अभी फिलहाल तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले पे दिमाग लगाओ, इस पे पढ़ने वाले हैं बना, तो क्वेश्चन हमारा इसी पे बनता है नीट में, बोर्ड में डेरिवेशन जरूर पूछ सकता है आपसे। अब बच्चों तो यहाँ पर अपन ये समझ में लग गया अपने को, वो जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमारा, ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। ये किसी भी फ्रिंज का पोजीशन मतलब y दे सकता है आपको सीधा। कैसे, किसी भी फ्रिंज का पोजीशन आपको निकालना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस यहाँ पे भर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों किस तरह की फ्रिंजेस बनेंगी, या तो डार्क बनेंगी या फिर क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी। तो यहाँ पहली डार्क कहाँ आएगी, दूसरी डार्क कहाँ आएगी, तीसरी डार्क कहाँ आएगी, उनके क्या वाई होंगे, उनको हम जर्नलाइज करने जा रहे हैं। पहली ब्राइट कहाँ आएगी, सेकंड ब्राइट कहाँ आएगी, उनके क्या वाई होंगे, उनको हम जर्नलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके जर्नलाइज करेंगे बच्चों। तो पहला पॉइंट है फोर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ बच्चों बताएं, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, आंसर है एन लैम्डा होना चाहिए। ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एन लैम्डा ही तो होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज मतलब सीआई। तो एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, जहां एन क्या होना चाहिए, आंसर है 0 1 2 3 4, कुछ भी होना चाहिए। ठीक, अब आप सीधे सीधे ऐसे ध्यान रखो कि अगर आपसे कोई पूछ ले उठा के कि बताएं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए y क्या है, तो ब्राइट फ्रिंजेस का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा रखेंगे, डी बाय डी रखेंगे। और अब सीधे ध्यान रखो बच्चों, जैसे कोई हमसे पूछे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का y बताओ, तो आपको n बराबर 1 रख देना है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज का y बताओ तो n बराबर 2 रख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n बराबर 0 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, यही ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हैं। जैसे 0 अगर आप रखते हो इसमें, सोचो भाई यहाँ n की जगह 0 रख दिया हमने, इसमें n बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर भी 0 आ गया। सोच के बताओ y बराबर 0 का क्या मतलब है, CBF करेक्ट। y बराबर 0 का क्या मतलब है बच्चों, CBF मिल गया आपको। y बराबर 0 का मतलब मिड पॉइंट पे खड़े हो गए हम जाके, तो मिड पॉइंट पे जो ब्राइट फ्रिंज है उसी का नाम तो CBF है। यानी यहाँ n की वैल्यू रखते जाओ, आपके पास फ्रिंजेस का ऑर्डर आता जाएगा कि फर्स्ट ब्राइट है या सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, जो भी कुछ। तो y बराबर 0 पे मिलेगी CBF। बताओ फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलेगी, आंसर है n बराबर 1 रख दो, फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगी। मतलब जो n है वही ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। जैसे फर्स्ट ब्राइट n बराबर 1, सेकंड ब्राइट n बराबर 2। ठीक, हमें बताएं BF और DF का फुल फॉर्म लिख दे, अदिति लिख लो अपनी कॉपी में। BF का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज और DF का मतलब होता है डार्क फ्रिंज। हाँ बच्चों n बराबर 1, तो n बराबर 1 जो है उस पे y कितना आ रहा है, देखो y आएगा n बराबर 1 रखेंगे लैम्डा d बाय डी, ये आ गया लैम्डा d बाय डी, ये आ गई हाइट। अच्छा इसका क्या नाम है, आंसर है फर्स्ट ब्राइट। n बराबर 1 रखा है ना, तो फर्स्ट ब्राइट। n बराबर 2 रख देते तो n बराबर 2 रख देंगे तो सेकंड ब्राइट आ जाएगी। अरे किसका कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लिया आपने, क्या पूछना चाह रहे हो सर, कौन सा कंपोनेंट लिया आपने उस ट्रायंगल में। अभी उस ट्रायंगल को भूल जाओ बेटा, अभी आप इस y के ऊपर फोकस करो, उसको अभी दोबारा सॉल्व कर लेंगे, हम डेरिवेशन को दोबारा से देखेंगे। अभी आप y पे फोकस करो कि क्वेश्चन अपना y पे आने वाला है, हमने डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। y क्या चीज है, फ्रिंजेस का पोजीशन है, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। कहां से है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। तो यहाँ फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इस तरह से बहुत सारी ब्राइट हो सकती है। तो बहुत सारी ब्राइट के लिए सर कैपिटल D क्या है, कैपिटल D क्या है बच्चों, कैपिटल D है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। स्मॉल d क्या है, केतन गोयल सो रहे हैं क्या अपन, स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये हमने क्या किया, जो ब्राइट फ्रिंजेस है उसके लिए y को जनरलाइज कर दिया, y को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। और ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, वैसे आप चाहो तो इसको ध्यान रखो, है ना। इसमें n बराबर 1 रखेंगे, फर्स्ट ब्राइट का लोकेशन आ जाएगा।
n बराबर 2 रखेंगे सेकंड ब्राइट का आ जाएगा, n बराबर 3 रखोगे थर्ड ब्राइट का आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ब्राइट का आ गया। बताएं भी सेकंड जो ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, बच्चों ये ब्राइट फ्रिंज के लिए वैलिड है ये वाला, ब्राइट की बात कर रहे हैं। सेकंड ब्राइट फ्रिंज का हाइट बताओ सीबीएस में, हाइट या डेप्थ एक ही बात है, नीचे ही बनेगा। हाँ भी बताएं सेकंड का क्या आएगा, तो यहाँ n बराबर 2 रख देते हैं, तो n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ n बराबर 2 रखो, लैम्डा d बाय d। ठीक है, ये है सेकंड ब्राइट। अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, वो पूछेगा पेपर में। देखो पहली ब्राइट कहां बन रही है, लैम्डा डी बाई डी पे बन रही है। दूसरी ब्राइट कहां बन रही है, 2 लैम्डा डी बाई डी पे बन रही है। थर्ड ब्राइट कहां बनेगी, 3 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगी। फोर्थ कहां बनेगी, 4 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगी। 5 कहां बनेगी, 5 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का जो गैप है ना बच्चों, वो गैप इक्वल है, इक्वल गैप पे बनती है ब्राइट फ्रिंजेस। और किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए, सेपरेशन पूछ लिया जाए, किन्हीं भी सक्सेसिव दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन पूछ लिया जाए, तो क्या ऐसा कहा जाए जैसे सीबीएफ और फर्स्ट के बीच का जो सेपरेशन है वो बता दो। तो सीबीएफ तो कहां बनती है, y बराबर 0 पे। फर्स्ट कहां बनती है, लैम्डा डी बाई डी पे। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन लैम्डा डी बाई डी होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। जैसे ये 0 पे है तो ये लैम्डा डी बाई डी। फिर अगला 2 लैम्डा डी बाई डी पर है तो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का सेपरेशन तो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी करना पड़ेगा, तो लैम्डा डी बाई डी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये भी चीज आप ध्यान रखो कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होता है, सेम होता है, जिसका वैल्यू लैम्डा डी बाई डी के बराबर होता है। अच्छा, जैसे अपन यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की बात की है बच्चों, वैसे ही अपन अब किसकी बात करना चाहते हैं, डार्क फ्रिंज, है ना। अच्छा, पहले अपन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसको स्क्रीन पे भी देखेंगे कि जो हमने लिखा हुआ है, जो सेपरेशंस नजर आ रहे हैं वाई, कि कहां-कहां सेपरेशन है, किसके सेपरेशन है। हम भी बताएं फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब है जहां पर क्या हो रहा होगा, डीआई हो रहा होगा। अच्छा, डीआई कब होता है, जब डेल एक्स क्या होता है, सोच के बताओ। डार्क के लिए भी डेल एक्स लिखा हुआ है हमने पिछली क्लासेस में, क्या होता है, ये होता है 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2, जहां m क्या है, एक नंबर है जो चालू 1 से होगा, 1 2 3 4 इस तरह से चालू। अच्छा बच्चों, ये किसके लिए है, डार्क फ्रिंज। ठीक, अब इसके लिए बताओ y क्या आएगा, जर्नल y क्या आएगा, तो जर्नल डेल एक्स उठा के रख दो। डार्क फ्रिंज के लिए जो डेल एक्स है वो उठा के जर्नल फॉर्मूले में रख दो, इस वाले में। तो ये आ जाएगा आपके पास 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये तो डेल एक्स हो गया, और d बाय डी। आई होप ये समझ में लग रहा है अपने को क्या है। ठीक, अब बताएं बच्चों, कोई पूछ ले हमसे उठा के कि बताओ पहली डार्क फ्रिंज कहां आएगी, तो आप इस जर्नल फॉर्मूले में m बराबर 1 रख दो, हो गया। सेकंड डार्क फ्रिंज कहां आएगी, बच्चों ये डार्क फ्रिंज के लिए तो है, और n क्या चीज है, ये m क्या चीज है, m है ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज। जैसे फर्स्ट जो है यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है, m बराबर हम 1 पुट कर दें, तो 1 का मतलब है बच्चों फर्स्ट डार्क फ्रिंज। 2 रख दें तो सेकंड डार्क फ्रिंज, 3 रख दें तो थर्ड डार्क फ्रिंज, 4th रख दें तो फोर्थ डार्क फ्रिंज, इस तरह से। तो जैसे यहाँ m बराबर 1 रख दें, तो m बराबर 1 के लिए y कितना आएगा, देखो सोच के बताओ कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 डी बाई डी आएगा। कैलकुलेट करो, इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे बताओ। हाँ, इसका क्या नाम रखेंगे, जल्दी बताओ। m बराबर 1 रखा है ना आपने, हाँ फर्स्ट डार्क, बस m बराबर 1 मतलब फर्स्ट, 1 का मतलब फर्स्ट, 2 का मतलब सेकंड। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितनी ऊंचाई पर आ रही है, लैम्डा डी बाय 2 डी। ठीक है, m बराबर 2, y कितना आएगा 3 लैम्डा बाय 2 d बाय d आएगा। कैलकुलेट करो, m बराबर 2 रख दो। अच्छा भाई, m बराबर 2 रखा है हमने, इसका क्या नाम है, सेकंड डार्क फ्रिंज। 3 रख देंगे तो थर्ड, 4 रख देंगे तो फोर्थ, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक, अब ये जो अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट भी आ गई, तो इधर तो ब्राइट आ रही है और इधर डार्क आ रही है। तो इस डायग्राम में देखो, ये अलग से बना ले, यहां पर समझते हैं। हाँ बच्चों, यहां पर समझते हैं, ये जो गैप है इन गैप्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली ब्राइट कहां आती है, लैम्डा डी बाई डी पे। पहली डार्क कहां आती है, लैम्डा डी बाई 2 डी, ये ना इधर आ रहा है। ठीक है, सेकंड ब्राइट कहां आती है, 2 लैम्डा डी बाई डी। सेकंड डार्क कहां आती है, 3 बाय 2 लैम्डा डी बाई डी पे। ये सारी वैल्यूज y की देखो,
ध्यान रखिए, रटना नहीं है, जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो, m की वैल्यू रखना, इधर n की वैल्यू रखना, तो इधर n रखोगे तो ब्राइट की लोकेशन आ जाएगी, उधर m रखोगे तो डार्क की लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या ऐसा कहा जाए, अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे समझना चाहें तो बेसिकली बच्चों हमने ये निकाल दी, ये मान लेते हैं हमारी स्क्रीन है, ऐसे ये हमारी स्क्रीन है, माना यहां पर क्या है CBF। अच्छा, अब मैं इधर S1 S2 नहीं दिखा रहा हूँ, समझते हैं अपन S1 S2 भी जरूर होंगे उधर, और अपन यहाँ सीधे इसकी बात कर रहे हैं स्क्रीन की, क्योंकि पैटर्न तो स्क्रीन पे नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये CBF है, यहां से ऊपर गए, यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट डार्क आया, फिर क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट, फिर क्या आएगा, सेकंड डार्क, फिर क्या आएगा, सेकंड ब्राइट, इस तरह से चलता रहेगा। समझ रहे हो ना, डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड डार्क फ्रिंज, इस तरह से नीचे। हाँ भाई, CBF के नीचे चलो, नीचे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, डार्क ब्राइट इस तरह से आती है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गई, फिर क्या आएगी, सेकंड डार्क फ्रिंज आएगी, और इस तरह से चलता रहता है। ठीक, अच्छा ये CBF है बच्चों, तो ये सेंट्रल लाइन होगी, सिमेट्रिक लाइन होगी। अब जो हमने Y निकाले हैं ना, उनकी अपन बात करना चाहते हैं, सोच के बताओ, जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसका Y कितना आया था। हाँ, डार्क और ब्राइट अल्टरनेट आता है बेटा, वो दिखना अल्टरनेटिव, ब्राइट डार्क इस तरह से आता है। हाँ भाई बताएं, फर्स्ट ब्राइट, अरे ये रहा ना फर्स्ट ब्राइट, बताए फर्स्ट ब्राइट के लिए Y कितना आया था। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए Y क्या आया था, फर्स्ट ब्राइट यानी n बराबर 1 के लिए ब्राइट क्या, ये Y क्या आया था, लैम्डा डिवाइड आया था। चलो जी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है बच्चों, वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी ऊंचाई पे बन रही है, लैम्डा d/d। समझ में लगी बात। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही है, सेकंड ब्राइट इसमें दिख नहीं रहा है, सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा d/d पे बन रही है ना, भी निकाला था अपन ने। अच्छा बताओ, फर्स्ट डार्क कहां बन रही है। अच्छा भाई, ये जो फर्स्ट ब्राइट है नीचे भी बनेगी, फर्स्ट ब्राइट नीचे भी बनेगी, मतलब नीचे की तरफ भी जो फर्स्ट ब्राइट का गैप है फ्रॉम द CBF, ये लैम्डा d/d है। हाँ भी बताएं, फर्स्ट डार्क का हाइट बताओ, फर्स्ट डार्क का हाइट बताओ, ये रहा फर्स्ट डार्क, हाइट कहां से लेते हैं, CBF से लेते हैं। फर्स्ट डार्क का हाइट बच्चों अभी निकाला था, लैम्डा d/2d आया था। क्या मैं ऐसा कहूं, फर्स्ट डार्क का जो हाइट आ रहा है वो फर्स्ट ब्राइट के हाइट का आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है, सही है ना, और हाफ आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ब्राइट के और सेंट्रल ब्राइट के एग्जैक्ट बीच में होता है फर्स्ट डार्क। अरे हाफ आ रहा है ना बेटा, वो हाफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो, दो ब्राइट के बिल्कुल बीच में आता है डार्क, दो ब्राइट्स के बिल्कुल, हाँ ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दो ब्राइट्स के बिल्कुल क्या आता है, बीच में आता है डार्क, या ये भी कह सकते हैं कि दो डार्क के बिल्कुल बीच में आता है ब्राइट, यानी ऐसे चलते हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट फिर डार्क ब्राइट फिर डार्क ब्राइट फिर डार्क, और ये सब एक दूसरे के साथ इक्वल गैप पे होते हैं। दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, फिर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, इसी तरह से दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा। बात समझ में लग रही है, एग्जैक्ट बीच में आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बच्चों यहाँ तक समझ में लग गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो ये सब पोजीशन, ये सब हमने वाई निकाल दिए। ओके सर, चलो जी, केतन गोयल को समझ में आ गया और सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अल्टरनेट जो अपनी फ्रिंजेस हैं उनके क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, उनमें से सबसे पहली है, देखो फ्रिंज विड्थ, ये रहा, ये लिखा हुआ यहाँ पर है, और डिस्कशन अपन इसका आगे करेंगे। हाँ बच्चों, फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब होता है, देखो फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है बच्चों, दो कॉन्जिक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं या जो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच का सेपरेशन। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक फ्रिंज का सेपरेशन, एक फ्रिंज का एक चौड़ाई। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक ब्राइट से जस्ट अगले ब्राइट के बीच की दूरी, या एक डार्क से जस्ट अगले डार्क के बीच की दूरी। अब इस डायग्राम में देख के बताओ आप मेरे को, किन्हीं भी दो ब्राइट के बीच की दूरी निकाल दो। हाँ भी बताओ, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो ब्राइट हैं उनके बीच की दूरी बताओ, दो के बीच की दूरी बताओ।
क्या ऐसा कहा जाए कोई से भी दो ब्राइट लेने हैं तो सीबीएफ ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएफ भी तो ब्राइट ही होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे सीबीएफ जो है ना, सीबीएफ और उससे जस्ट अगला ब्राइट है, ये वाला ले लो, जो आपकी इच्छा पड़े ले लो। इन दोनों के बीच का गैप बताओ कितना है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, लैम्डा डी बाय डी। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ जो होता है उसकी वैल्यू आती है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आती है लैम्डा डी बाय, इसको ध्यान लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का मतलब लैम्डा डी बाय डी, ठीक। कॉपी में लिखो, ये सब ऐसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, फिर भी आप कॉपी में लिखिए। देखो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को इन जनरल बीटा से लिखना है और एंगुलर फ्रिंज विड्थ को बच्चों इन जनरल थीटा से लिखना है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ को इन जनरल बीटा से लिखना है, तो बीटा और फ्रिंज विड्थ एक ही बात है। हाँ बच्चों, फ्रिंज विड्थ की क्या डेफिनेशन है, कुछ दूसरे बोर्ड वगैरह में, तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? It is distance between two successive bright fringe or dark fringe. It is distance between or separation between two consecutive or successive dark fringe or bright fringe. ठीक, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये किस किस पे डिपेंड करती है, देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, उनके बाद साथ ही करते जाते हैं। अच्छा, दो डार्क के बीच की भी सेपरेशन यही आती है क्या बच्चों, देखना जरा, दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन तो दिख गया हमें, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव, हाँ दो कॉन्जिक्यूटिव, हाँ यही आएगी, बिल्कुल सही है, सेम होगी। सेम कैसे होगी, डार्क लेके देखता हूँ, डार्क में क्या दिक्कत है बताओ। ये वाली जो डार्क है ये कितना ऊपर है, लैम्डा डी बाई टू डी ऊपर है, ये वाली डार्क कितना नीचे है, आंसर है लैम्डा डी बाय टू डी नीचे। तो बताओ बच्चों, दो कंसेक्यूटिव डार्क नहीं है, तो एक तो ये ले लो, एक इसके जस्ट आगे ये वाली ले लो, एक तो ये ले लो, एक ये वाली ले लो, इनके बीच का टोटल गैप बता दो, तो वो टोटल गैप ही तो फ्रिंज विड्थ है, बीटा है, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पर कितना आएगा, वापस लैम्डा डी बाय डी आएगा। तो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट लो या डार्क लो, एक ही बात, ये है फ्रिंज विड्थ। हाँ भाई बच्चों, ये बताओ फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करेगी, फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या ऐसा कहा जाए, एक तो एक कैपिटल डी पे डिपेंड करेगी, एक स्मॉल डी पे डिपेंड करेगी और एक लैम्डा पे डिपेंड करेगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम डी को बढ़ा दें तो बताएं फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। डी को बढ़ा दे मतलब बाकी सब कांस्टेंट है, केवल डी को बढ़ा दे, ऐसा कहेगा डी को डबल कर दिया तो बताओ फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। हाँ बच्चों, डी को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, सही बात है, डबल हो जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बताओ भाई, डी डी स्मॉल डी को बढ़ा दे तो क्या होगा, स्मॉल डी को बढ़ा दे तो क्या होगा, स्मॉल डी को बढ़ा देंगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल डी क्या चीज है, कैपिटल डी क्या चीज है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, ये है स्क्रीन, ये है स्लिट्स S1 S2, इनके बीच का सेपरेशन है मतलब कैपिटल डी। तो कैपिटल डी को अगर आप बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी का मतलब समझ रहे हो, ये फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी मतलब ये चौड़ाई बढ़ जाएगी, एक तरह से फैल जाएगा आपका पैटर्न, क्योंकि चौड़ाई बढ़ती जा रही है ना, तो पैटर्न फैल जाएगा अगर फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। सर फ्रिंज का क्या मतलब होता है, फ्रिंज का कुछ मतलब नहीं होता है गंगाधर, फ्रिंज का मतलब कुछ नहीं होता है, फ्रिंज तो सिर्फ नाम दिया, इतना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। फ्रिंज मतलब चमकीली लाइन नजर आती है वहां, जहाँ पे सीरियल बनता होता है। स्मॉल डी मतलब, स्मॉल डी मतलब, हाँ स्मॉल डी क्या होता है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है, और कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन होता है। चलो भाई बताओ, ये दो के समझ में आ गए अपने को, कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल डी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बच्चों तीसरा फैक्टर कौन सा है इसके अंदर, लैम्डा, तीसरा फैक्टर कौन सा है, लैम्डा, तीसरा फैक्टर कौन सा है, लैम्डा। अब लैम्डा को चेंज किया जा सकता है, ऐसे कहेगा कि पहले मान लो एक्सपेरिमेंट में रेड कलर को यूज कर रहे थे, अब मान लो उसकी जगह ग्रीन कलर को यूज कर रहे हैं, तो बताओ फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, बताओ। बिल्कुल करेक्ट, रेड की जगह ग्रीन यूज करोगे भाई तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। रेड कलर की जगह ग्रीन कलर को यूज करेंगे तो लैम्डा कम कर दिया है आपने, और लैम्डा अगर कम कर दिया है तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। अरे ठीक है ना भाई, ठीक है। इसकी जगह ऐसे पूछेगा, एक सोडियम लैंप, सोडियम लैंप की लाइट बच्चों येलो होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सोडियम लैंप
की जगह अगर रेड कलर की लाइट यूज की जाए तो बताओ फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? इंक्रीज होगा। करेक्ट, सबका आंसर इंक्रीज आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। सोडियम लाइट मतलब येलो लाइट, येलो लाइट की जगह रेड लाइट को यूज किया जाए तो क्या होगा? तो रेड लाइट का मतलब लैम्डा बढ़ा दिया आपने, लैम्डा बढ़ा दिया तो बढ़ गया। ठीक है, इसी में बच्चों एक केस ये भी बनता है। हाँ, लैम्डा को चेंज करने का एक तरीका और वो तरीका है बच्चों मीडियम चेंज करना। रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना, मीडियम चेंज करने से भी लैम्डा बदल जाता है। एक लाइट वेव अगर एयर में चल रही है, एयर की जगह पानी में चलने लग जाए, ग्लास में चलने लग जाए तो भी लैम्डा बदल जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ये तो हो गया इसका एक तरह से ए केस। बी केस, मान लो बच्चों पहले जो है ये पूरा सिस्टम किसमें था? एयर में था। तो पहले पूरा का पूरा सिस्टम किसमें था? पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें था? एयर में था। ठीक है, एयर में जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है जो यूज की जा रही है, माना वो लैम्डा नॉट। ठीक है, तो एयर में बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी है? ये सेपरेशन डी दिया हुआ है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी दिया हुआ है। तो बताएं यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या आएगा? आंसर है लैम्डा नॉट डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी तो होता है। व्हाट इज लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट इज वेवलेंथ इन एयर। क्वेश्चन सिंपल सा है। पहले YDSC एक्सपेरिमेंट को हवा में परफॉर्म किया जा रहा था, मतलब यहाँ पर एयर था बीच में, यहाँ पर एयर था, और जब एयर था तो फ्रिंज विड्थ कितना था बच्चों? लैम्डा नॉट डी बाई डी। सोचो अगर हम इस पूरे एपरेटस को उठाएं और उठा के पानी में रखें और अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए, तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में रख दें, वाटर में डुबो दें इसको एक तरह से, और वहां इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए इनसाइड वाटर, तो क्या ऐसा कहा जाए वाटर के अंदर अगर आप ये पानी भर दिए, यहाँ पे पानी वाटर है। हाँ बच्चों, तो यहाँ बताओ फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? बढ़ेगी या कम? क्या ऐसा कहा जाए यहाँ जो फ्रिंज विड्थ होगी ना बच्चों डी डैश, वो होगी लैम्डा इन वाटर डी बाई डी, क्योंकि डी बाई डी का तो कुछ बिगड़ना नहीं, कैपिटल डी और डी को सेम, मगर लैम्डा चेंज हो जाएगा। आंसर है कम होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने आंसर दिया डिक्रीज 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 डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? सीधा सा आंसर है कम होगी। सभी का डिक्रीज आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। डिक्रीज ही आएगा, सबका डिक्रीज आ रहा है, एक ने भी इंक्रीज नहीं लिखा। कईयों ने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। हाँ भाई समझो कैसे आएगा। यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? ये हम पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स में भी हमने पढ़ा है। आप तो सीधे ध्यान रखो, रे ऑप्टिक्स का जो फॉर्मूला है वो घर पे जाके आप देख सकते हो चाहो तो। यहाँ सीधे ध्यान रखो, लैम्डा जो होगा ना बच्चों वाटर में, वो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू वाटर के बराबर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला अपने रे ऑप्टिक्स को प्रूव किया, तो यूज किया यहाँ पे। अच्छा, म्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे म्यू बराबर 2 मान लो, समझने के लिए किसी मीडियम के लिए 2 है, तो जो लैम्डा वाटर होगा बच्चों तो एयर का हाफ हो गया, और लैम्डा अगर हाफ हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी हाफ हो जाएगी। यानी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रिंज विड्थ वहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दो केस पॉसिबल है, लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंसी के दो केस पॉसिबल है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रीन को रेड कर देंगे तो क्या, वो तो समझ में आ रहा है हमारे को। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, डी पार्ट करके मैंने लिख दिया इसको, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, इफ यू चेंज द मीडियम, इफ यू चेंज द मीडियम लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा चेंज होने से फ्रिंज विड्थ चेंज होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों अगला केस है, अगला पॉइंट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये क्या चीज है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको थीटा से लिखते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये तो बच्चों हमारी फ्रिंज विड्थ थी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों, उसको मैं यहां लिखता हूं। ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको लिखते हैं जनरली थीटा से। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों? अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लो या डार्क लो, किसी भी लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो एंगुलर गैप होता है, एंगुलर गैप जो होता है, जो एंगल एक तरह से बनाती है दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, उस एंगल को या उस एंगुलर चौड़ाई को, उस एंगुलर विड्थ को एक तरह से क्या बोला जाता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला जा सकता है। डायग्राम में समझाता हूं, देखो। मान लो ये तो हमारी स्लिट्स है S1 S2, ये तो हमारी स्लिट्स है बच्चों। ये क्या हो गया? O पॉइंट हो गया, CBF हो गया। ठीक है, ये तो CBF हो गया। कोई सी भी दो ब्राइट लेनी है तो एक ब्राइट तो ये ले लो बेटा, ये ब्राइट ही है। अगली ब्राइट कौन सी होगी? ऊपर ले लो, फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट,
ये है माना हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का जो एंगुलर सेपरेशन है, अब ये एंगुलर सेपरेशन का क्या मतलब है, उसका मतलब है ये, अगर हम स्लिट्स के मिड पॉइंट को, इस पॉइंट को बच्चों फर्स्ट ब्राइट से मिला दें और इस सेंट्रल ब्राइट से मिला दें, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, ये कॉन्जिक्यूटिव दो ब्राइट फ्रिंजेस जो एंगल यहाँ सबटेंड करती हैं, उसी को एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, इस एंगल। ठीक है, अब ये एंगल निकालेंगे कैसे, बीच का एंगल, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, तो ये एंगल निकालेंगे कैसे, सिंपल है, क्या ऐसा कहा जाए भी, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच के लीनियर गैप को क्या बोलते हैं, ये जो लीनियर गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, लैम्डा डी बाई डी आया था, ये भी थोड़ा चलिए, अरे इसी को तो फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये तो है फ्रिंज विड्थ लीनियर वाली, और वो थीटा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आपने निकालना है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है बेटा थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल का tan थीटा लिखो, tan थीटा क्या लिखें, tan थीटा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय डी लिख दे, बिकॉज ये डी है सेपरेशन, बीटा डिवाइडेड बाय डी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अच्छा बीटा खुद क्या होता है, बीटा का वैल्यू रख दो, लैम्डा डी बाय डी इंटू 1 बाय डी। बेटा डी से डी तो कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी तो कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा आपके पास क्या बच गया भाई, tan थीटा बच गया लैम्डा बाय डी। ठीक है, और हमें मालूम है कि यहाँ थीटा छोटा है, और थीटा अगर छोटा है तो tan थीटा को थीटा लिख देंगे सीधा, sin थीटा और tan थीटा और थीटा एक ही बात होती है, थीटा छोटा होता है, तो tan थीटा को लिख देंगे अप्रॉक्स थीटा। तो यहां से बच्चों, बिकॉज tan थीटा इज अप्रॉक्स थीटा, तो यहां से बच्चों हमारे पास थीटा आ जाएगा। अच्छा गड़बड़ हो गई, कैपिटल डी नहीं आएगा, स्मॉल डी आएगा, कैपिटल डी तो कैंसिल हो गया, कैपिटल डी तो कैंसिल हो गया, स्मॉल डी बचेगा, लैम्डा बाय डी। तो ये लैम्डा बाय डी, इसको भी आपको याद रखना है, ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये है बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और इस एंगुलर फ्रिंज विड्थ को ढंग से देखो, इसमें कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल डी नहीं आ रहा है, इसमें कैपिटल डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो कैपिटल डी नहीं आ रहा है, जबकि उस फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी भी आ रहा था, लीनियर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी आ रहा था, जबकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी नहीं आता है। इसका मतलब ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी दो पे तो डिपेंड करेगा, लैम्डा पे भी करेगा और स्मॉल डी पे भी करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कोई पूछ ले हमसे उठा के, समझ गया ना, तो क्या ऐसा कहा जाए भी, कोई हमसे पूछ ले उठा के बताओ, कैपिटल डी को बढ़ा दिया गया है, तो बताएं फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी और एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी, क्योंकि कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में लग गई बात, इसको यहाँ तक आप अपनी कॉपी में चाहे तो नोट कर लें, एआई में पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट्स हैं हमने एक एक करके सारे के सारे डिस्कस किए। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो बच्चों बताओ, ये डायग्राम हमने जनरल डायग्राम है, इसमें दिख रहा है फर्स्ट ब्राइट की ऊंचाई क्या है, सेकंड ब्राइट की ऊंचाई क्या है, डार्क की ऊंचाई क्या है, सब दिख रहा है। ठीक है, सोच के बताएं, क्या मैं ऐसा कहूं कि फर्स्ट ब्राइट हो या फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट हो सेकंड डार्क हो, किसी भी ऑर्डर की ब्राइट हो किसी भी ऑर्डर की डार्क हो, इनकी सभी की पोजीशन लैम्डा पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन बताएं तो क्या लिखेंगे, लैम्डा डी बाई डी, यानी लैम्डा पे डिपेंड करेगी। मान लो पहले ग्रीन लाइट थी, मैंने रेड लाइट ले लिया, तो ग्रीन को अगर आप रेड कर दोगे बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाएगा जो फर्स्ट डार्क है फर्स्ट ब्राइट है ये सब ऊपर खिसक जाएंगे। ऊपर क्यों खिसक जाएंगे, क्योंकि लैम्डा बढ़ जाएगा। इन सभी की हाइट में लैम्डा के काम आ रहा है ना बच्चों, इन सभी की हाइट में, चाहे डार्क की आप हाइट लो चाहे ब्राइट की आप हाइट लो, मत पड़े इसकी हाइट लो, सबकी हाइट किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। सभी की पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। मगर यहाँ ढंग से देखो, सोच के बताओ, चैट बॉक्स में आराम से सोच के जवाब देना। मान लो हमने ग्रीन लाइट की जगह रेड लाइट को यूज किया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। ग्रीन लाइट की जगह रेड लाइट को यूज किया, सीधे शब्दों में लैम्डा बढ़ा दिया, तो बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है, नो चेंज नथिंग, नो चेंज अनचेंज, बिल्कुल सही बच्चों। बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा,
ग्रीन लाइट को रेड लाइट यूज किया तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा कहा जाए उठ जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी? हाँ इंक्रीज। अरे लेस नहीं होगी, लेस कौन लिख रहा है यार? ये शशांक चौबे, लेस कैसे होगी बेटा? बढ़ जाएगी ना, लैम्डा बढ़ा दिया है। अरे लैम्डा बढ़ा दिया है, ये लैम्डा बढ़ा दिया, ये वाला लैम्डा बढ़ा दिया, तो जो यहाँ आ रहा था वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर लैम्डा बढ़ गया, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर आप फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन देखो, सेकंड ब्राइट की पोजीशन देखो, या थर्ड ब्राइट की पोजीशन देखो, या फर्स्ट डार्क की पोजीशन देखो, सेकंड डार्क की, आपकी मल्टी ब्राइट की पोजीशन देखो, इन सब की पोजीशन लैम्डा पे डिपेंड करती है, मगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का कोऑर्डिनेट या सेकंड ब्राइट फ्रिंज का कोऑर्डिनेट या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन कभी भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब आप ग्रीन कलर लो, रेड कलर लो, व्हाइट कलर लो, आपकी मर्जी पड़े जो लो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यही बननी है जहां वो बन रही है। इसको नोट में डाल के लिख देंगे, कॉपी पे लिखो। पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देखो बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, position of central bright fringe is not depend on wavelength. हर्षवर्धन लिख रहा है जरूरत नहीं है सर, ऑलरेडी फील आ रहा है। फील आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अभी मौसम भी बारिश का है, फील आना भी चाहिए, और कॉपी में लिख लो बेटा, क्योंकि 6 महीने बाद जब पेपर आएगा तो फील क्या पता उस समय आया ना आया। नहीं लिख लो, लिखा हुआ तो पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो आपको दिख जाएगा ना। है ना, अभी मौसम अच्छा है तो फील आ रहा है, क्या पता बाद में आया ना है, इसलिए कॉपी में लिखें। क्या लिखेंगे? लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा। ठीक, आप आगे चलते हैं, यहां तक सब क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक, अच्छा बच्चों सोच के बताओ, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, है ना। देखो चलो आगे, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अगर हमें मान लो nth ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, nth ब्राइट फ्रिंज का y निकालना है, तो nth ब्राइट फ्रिंज का y क्या होगा? nth ब्राइट फ्रिंज का y क्या होगा बच्चों? y होगा n लैम्डा d/d, अभी लिखा था अपन ने, अभी प्रूव किया था। इसी तरह से मान लो अगर हम mth डार्क फ्रिंज के लिए y निकाले बच्चों, तो वो क्या आएगा? वो आएगा 2m-1 लैम्डा बाय 2 d/d। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से सवाल बनते हैं, ऐसे पूछेगा, बताओ थर्ड नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है, और फर्स्ट नंबर की जो डार्क फ्रिंज है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है? मतलब किन्हीं भी दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन पूछेगा, कोई सी भी दो फ्रिंज दे देगा क्वेश्चन। जैसे समझने के लिए मान लेते हैं, बताओ बच्चों, कैलकुलेशन करके बतानी है आपको चैट बॉक्स में। थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन बताओ, जल्दी बताओ। क्या बताना है? बताना है बेटा डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज। बोलो बच्चों कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो आ गया आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या ऐसा कहा जाए थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करो, यहाँ 3 रख दो, इनकी जगह आ गया थर्ड ब्राइट फ्रिंज का y, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ m की जगह क्या रख दो? 1 रख दो, फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ जाएगा। फिर गैप चाहिए ना, तो इसके y में से इसके y को सबट्रैक्ट कर दो। नहीं तो y ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितना आएगा बच्चों? 3 रख देते हैं, 3 लैम्डा d/d आएगा। ये ऐसे ही ले लिया मैंने, रैंडम क्वेश्चन, कुछ भी दे सकता है। और y अगर हम निकालें किसका? फर्स्ट डार्क का, तो बताओ बच्चों फर्स्ट डार्क का, ये जो फर्स्ट डार्क है, डार्क फ्रिंज, इसका y क्या आएगा? तो यहाँ m की जगह 1 रख दो फर्स्ट के लिए, तो लैम्डा बाय 2 d/d आएगा।
तो सेपरेशन बिटवीन देम क्या होगा? तो सेपरेशन बिटवीन देम जो है, ये डिस्टेंस जो आएगा इनके बीच में, डिस्टेंस जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई 2 डी। सही है ना? 5/2 आ रहा है, सही है? 5/2 एलसीएम ले लो 2d, तो ये कितना हो जाएगा? 2d 6 लैम्डा कैपिटल डी माइनस लैम्डा डी, तो 5 लैम्डा डी बाय 2d आ रहा है। सही है क्या? अरे बस आ गया ना बात, और क्या चाहिए? ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, तो किन्हीं भी दो के बीच में गैप निकाल सकते हो। एक और है, ये देख, सोच के बताना क्या आंसर आएगा। अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। मान लो इनिशियली I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 इनिशियली YDSC में। अच्छा बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है इन YDSC, तो आपको ये मान के रखना है कि I1 इक्वल्स टू I2। कुछ नहीं दिया गया है तो हम मानेंगे कि I1 इक्वल्स टू क्या है? I2। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों I1 इक्वल्स टू I2 बराबर I0 दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये दिया हुआ है तो पक्की बात है I मैक्स जो होगा वो कितना होगा? 4I0। ठीक है, और I मिन क्या होगा? 0। ये क्या होंगी? ब्राइट फ्रिंजेस, और ये क्या होंगी? डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 इन YDSE, देन ये आंसर आते हैं। ठीक है, सोच के बताना चैट बॉक्स में, रेडी हो जाओ दिमाग लगाने के लिए। हाँ भाई, ये हमारा जो YDSC है उसका स्टैंडर्ड सेटअप है, ये स्टैंडर्ड सेटअप है, इसीलिए I1 बराबर I2 आ रहा है। तो बच्चों ये तो पहली विड्थ हो गई, ये पहली एक तरह से स्प्लिट हो गई, ये वाली S1, और ये वाली क्या हो गई? S2। ये सामने स्क्रीन होगी। अच्छा बच्चों, ये जो स्लिट है हमारी S1, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? विड्थ, चौड़ाई होगी कुछ ना कुछ, उसी से तो लाइट आ रही है। और इसी तरह से यहाँ इसकी भी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। ठीक है, तो इनिशियली अगर इंटेंसिटी सेम है बच्चों, तो इनिशियली इनकी विड्थ भी सेम, विड्थ समझ लो ना, चौड़ाई, ओपनिंग की चौड़ाई है ना। तो इसकी जो विड्थ है माना W1 है बच्चों, और ये कितनी है? W2। अगर इंटेंसिटी अगर सेम है तो विड्थ भी क्या सेम है? अरे भाई, अगर दोनों स्लिट्स की चौड़ाई सेम होगी तो बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आएगी, इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल तो ये दिया हुआ है I1 इक्वल्स टू I2 है, और ω1 W1 बराबर W2, विड्थ बराबर है। सोच के बताओ, अगर हम दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को ढक दें, बंद कर दें उसको, तो इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे बताओ। हाँ, सोच के बताओ। इंटेंसिटी इनफाइनाइट कैसे हो सकती है मीना जी? इंटेंसिटी इनफाइनाइट का मतलब एनर्जी इनफाइनाइट, एनर्जी इनफाइनाइट तो लैब हो जाएगी हमारी। इनफाइनाइट कौन बोल रहा है? इंटेंसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती कभी। अब बच्चों, दोनों में से एक स्लिट को ढक दे तो क्या फर्क पड़ेगा? मिहिर सिंगला ने बोला है बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, हाँ बच्चों, अगर दोनों में से एक स्लिट को कवर कर दिया जाए तो सामने जो अपना पैटर्न था, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न था, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है इंटरफेरेंस नहीं होगा, पूरी फ्रिंजेस गायब हो जाएंगी, इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंटरफेरेंस के लिए कम से कम कितनी वेव चाहिए? 2। आप एक को ढक दोगे, एक को अगर आपने क्या कर दिया, ढक दिया, तो फिर तो वेव एक ही सोर्स से आ रही होगी ना, और एक ही सोर्स से अगर वेव आ रही होगी तो फिर इंटरफेरेंस कैसे होगा? इंटरफेरेंस के लिए कम से कम, हाँ, तो एक को अगर आप ढक दोगे तो सिंगल सोर्स हो गया, आप सिंगल सोर्स हो गया तो फिर इंटरफेरेंस किस बात? ठीक है, तो उसको लिखा जाए भी इफ भी कम नहीं होगा बेटा, कनन वर्मा, कम होगा। क्या चीज कम होगा? इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव सुपर इम्पोज हो। अब एक को आप ढक दोगे तो वेव तो एक ही बच गई ना, अब एक ही बच गई तो फिर इंटरफेरेंस किस बात? इंटरफेरेंस के लिए कितने सोर्स होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। हाँ, फ्रिंज विड्थ तो होगी ही नहीं ना, फ्रिंज विड्थ का सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, जब फ्रिंज ही नहीं है तो फ्रिंज विड्थ किस बात? ठीक है ना।
हाँ मतलब एक रे बच जाएगी, एक ही बच जाएगी वेव, मतलब दो वेव नहीं रहेंगी वहां, क्योंकि एक को तो ढक दिया ना हमने। अरे ये S1 S2 दो बल्ब है भाई, सीधे शब्दों में ऐसे मान, इनमें से एक बल्ब को, एक ट्यूबलाइट को आपने ढक दिया तो एक ही ट्यूबलाइट बचेगी ना वहां पे, और एक ही ट्यूबलाइट बचेगी तो एक ही वेव होगी, और एक ही वेव होगी तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा सोच के बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताना। अच्छा ये जो है एक को अगर हम हाइड कर दें तो क्या होगा, ये अपने मॉड्यूल में भी दिया, मॉड्यूल के पॉइंट्स को जरूर रीड करें आप। हाँ बच्चों सेकंड केस है, सेकंड क्वेश्चन है, सोच के बताओ अगर हम विड्थ पहले दोनों की बराबर, दोनों ओपन है, दोनों की विड्थ बराबर है तो इंटेंसिटी भी बराबर है। हाँ तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट की विड्थ को कम कर दें तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ सोच के बताओ, इफ क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे, ये तो इनिशियल है। हाँ बच्चों, इफ W1 remains same but W2 decreases, then brightness of dark fringe and brightness of bright fringe पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो W1 अगर W2 से छोटा है तो दोनों तरफ से लाइट तो आ रही है ना, किसी से कम आ रही है, किसी से ज्यादा आ रही है भाई, जिसकी विड्थ ज्यादा है उससे ज्यादा लाइट आ रही है, एक की विड्थ आपने कम कर दी तो उससे कम लाइट आ रही है। अरे ठीक है ना, लाइट तो आ रही है ना, और अगर दो लाइट आ रही है तो इंटरफेरेंस तो पक्का होगा, तो जो ये बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होगा वो तो गलत है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक आंसर हो सकता है। देखते हैं इंटेंसिटी लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रिंज विड्थ की वो जो लैम्डा पे डिपेंड करती है। विजेंद्र कुछ नहीं, वो तो लैम्डा पे डिपेंड होती है। क्या लैम्डा पे डिपेंड होती है भाई, फ्रिंज विड्थ होती थी लैम्डा पे डिपेंड, इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दिमाग लगाओ। रिमेन अनचेंज करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, जो ब्राइट फ्रिंज थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ब्राइट जो फ्रिंज थी वो थोड़ी सी लेस ब्राइट हो जाएगी, तो आप भी समझ रहे हो लेस ब्राइट क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक का विड्थ कम कर देंगे तो एक से एनर्जी कम आएगी, तो जो मैक्सिमम एनर्जी बन रही थी वो कम हो जाएगी थोड़ी सी। डार्क का क्या होगा, आंसर है डार्क की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डार्क की अनचेंज नहीं रहेगा, डार्क की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों डार्क की इंटेंसिटी पहले क्या थी, आई मिनिमम पहले क्या था, जीरो, आई मिनिमम पहले क्या था, जीरो, जब I1 बराबर I2 था तो आई मिनिमम क्या था, जीरो था। अब यहाँ पर अगर आप एक बिट को कम कर देते हो और एक को ज्यादा कर देते हो तो अब I1 नॉट इक्वल्स टू I2, अब I1 I2 के बराबर नहीं है, और I2 अगर I1 के बराबर नहीं है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, क्या ऐसा कहा जाए कि I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2 है, तो इस केस में जो I मिनिमम होगा, इस केस में बच्चों जो I मिनिमम का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो क्या ऐसा कहा जाए जब I1 बराबर I2 था तब I मिनिमम क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, मगर अब I1 इज नॉट इक्वल टू I2, और अगर I1 I2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ अगर I1 I2 के इक्वल नहीं है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से अपन ये देख सकते हैं कि जो I मिनिमम होगा ना वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी, जबकि पहले I मिनिमम कितना आ रहा था, जीरो, तो पहले था जीरो और अब है I मिनिमम नॉन जीरो, इसका मतलब मिनिमम जो इंटेंसिटी थी उसकी वैल्यू पहले जीरो थी अब नॉन जीरो है, इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अरे बात समझ रहे हो, यानी जो अपना क्या था, ब्राइट फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है वो तो बढ़ेगी, और डार्क फ्रिंज की जो ब्राइट फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है वो तो कम होगी, और डार्क फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है वो बच्चों बढ़ जाएगी। इस पे अपन अगली क्लास में बात करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। आई होप समझ में लग गया वो कैसे निकाला अपन ने। नेगेटिव में आएगा तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ ना भाई, शशांक चौबे, नेगेटिव में आएगा तो ये ऊपर स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है इंटेंसिटी में, नेगेटिव कैसे हो जाएगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी नेगेटिव हो जाना, एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या शशांक चौबे, स्क्वायर लगा हुआ है ना बेटा, नेगेटिव कैसे हो सकती है,
हाँ, YDSC के क्वेश्चन बना लिए क्या? आप बिल्कुल बना सकते हो। YDSC के जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF यहाँ तक अपन भेजते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन वापस डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ब्राइट फ्रिंज कम हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज बढ़ेगी नहीं, ब्राइट भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी एक की कम हो जाएगी। भाई ब्राइट का क्या फॉर्मूला होता है? ब्राइट का फॉर्मूला भी लिख लो आप यहाँ पे, आई मैक्स। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, यही तो होता है का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब I1 तो वही है माना, I1 को तो चेंज किया नहीं हमने, ये तो फिक्स है बेटा, इसको कम कर दिया था। तो इसको कम कर दोगे तो नेट वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना। यानी ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि हमने कम किया है। और डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी जो पहले 0 था अब वो नॉन जीरो हो गया। तो जो पहले 0 था अब वो नॉन जीरो हो गया है, इसका मतलब उसकी तो वैल्यू बढ़ गई है ना, 0 से कुछ तो आगे हुआ। यानी डार्क फ्रिंज का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगा और ब्राइट फ्रिंज का जो डार्कनेस है, ब्राइट फ्रिंज का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में लग गया? तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अगली क्लास में बात करेंगे बच्चों, आज बहुत टाइम हो गया।